इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ है वो शुद्ध होते हैं। इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा वन शॉट में इसको कवर करने वाले हैं और इसके पीवाईक्यूज भी देखेंगे जिससे कि आप एग्जाम में फोड़ के आ पाए। तो पहले देखते हैं प्योर क्या होता है। प्योर क्या होता है? सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, नो मिक्स। जिसमें सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती, उसे हम प्योर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, फैट, मिल्क, ये सब प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर बेसिकली अगर किसी भी चीज में दो या दो से अधिक सब्सटेंस है जो कि आपस में मिक्स हो रखे हैं तो उसको हम कहते हैं मिक्सचर। अब जो मिक्सचर है वो दो तरह के होते हैं, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस में क्या अंतर है? होमोजेनस वो वाले मिक्सचर होते हैं जिसमें होमोजेनस जिसमें विजिबल बाउंड्री नहीं होती है। विजिबल बाउंड्री इन द सेंस, मान लीजिए मैंने चीनी और पानी लिया, तो चीनी और पानी का जो घोल है क्या उसमें मैं अगर चीनी और पानी को घोल दूं तो क्या कोई क्लियर कट बाउंड्री है, कोई क्लियर कट लाइन है उनके बीच में कि मैं उसको अलग कर सकूं कि भाई ये चीनी है और ये पानी है? नहीं, अलग नहीं कर सकता। तो नो विजिबल बाउंड्री। फॉर एग्जांपल शुगर प्लस वाटर इज द एग्जांपल। मिक्सचर वो होता है जो कि जिसमें हमें क्लियर बाउंड्री दिखती है कि हम ना उसको छांट सकते हैं, पता कर सकते हैं कि भाई ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। फॉर एग्जांपल शुगर और सैंड को अगर मैं मिक्स कर दूं तो शुगर और सैंड को आप अलग कर पाएंगे आसानी से, तो उसको कहते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस और हेटेरोजेनस में आपको अंतर पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है एक टॉपिक जो है सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है? नहीं, सॉल्यूशन हेटेरोजेनस मिक्सचर नहीं होता। सॉल्यूशन बेसिकली होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो सॉल्यूशन जो है होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। और इसमें ना दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो जिसको घोला जाएगा, जो घुला है, और एक जिसमें घुला है। यानी कि जो घुला है क्या मतलब शुगर घुला हुआ है तो वो घुला हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। जो घुला होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। जबकि जिसमें घोला जाता है, जिसके अंदर घोला जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने दूध में घोला तो वो दूध जो है सॉल्वेंट हो जाएगा, बट मैंने वाटर में घोला तो वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा। तो जिसमें घुला है वो सॉल्वेंट होता है, जो घुला है वो सॉल्यूट होता है। ये डिफरेंस क्लियरली आपको याद रखना है। सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्यूट, बट सब्सटेंस इन विच इट डिसॉल्व्ड, जिसमें ये डिसॉल्व है, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट में आप अंतर कैसे देखोगे? देखो, सॉलिड जो है 1 2 3 4 5 6 लेटर्स का है, जबकि सॉल्वेंट जो है 7 लेटर्स का है। तो 7 लेटर वाली चीज ज्यादा होगी यानी बड़ी होगी, तो पानी ज्यादा रखा जाता है सॉल्यूशंस के अंदर। तो जिस चीज में घुला होता है वो बड़ा होता है सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा मात्रा में होता है। तो मोर क्वांटिटी में क्या होता है? सॉल्वेंट। कम क्वांटिटी में क्या होता है? सॉल्यूट। जनरली ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए, शुगर प्लस वाटर, तो शुगर सॉल्यूशन इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। अब देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल और सस्पेंशन में डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है ये 3 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान से देखना और एक एक पॉइंट्स को बारीकी से समझने की कोशिश करना। देखना ट्रू सॉल्यूशंस क्या होता है, जो हम सॉल्यूशन में भी पढ़ के आते हैं ना, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, ये सब शुगर सॉल्यूशन, उसे ही ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, सच्चा सॉल्यूशन है वही। तो इसका पहला पॉइंट है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो 10 की पावर -9 मीटर से छोटे होते हैं, जबकि कोलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं वो 10 की पावर -9 से 10 की पावर -6 के मीटर के बीच में होते हैं। और सबसे बड़ा पार्टिकल्स किसका होता है? सस्पेंशन का, जो कि 10 की पावर -6 मीटर से बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर ऑर्डर में डाला जाए कि साइज किसका सबसे ज्यादा है, तो सस्पेंशन आएगा, देन उसके बाद कोलोइडल आएगा, देन उसके बाद ट्रू सॉल्यूशन आएगा। फिर दूसरा पॉइंट है सॉल्यूट कांट सी। अरे सिंपल सी बात है भाई, जब छोटा होगा तो कैसे देखोगे उसको? नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे कोलोइडल को भी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। जबकि सस्पेंशन जो है वो बड़ा है तो उसको नेकेड आई से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सैंड इन वाटर को अगर मिक्सचर कर दूं तो उसको मैं देख सकता हूं। सॉल्यूट पार्टिकल को देखने की बात हो रही है यहाँ पे कि सॉल्यूट को हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। नंबर 3 पॉइंट है, ये ट्रू सॉल्यूशन जो है होमोजेनस मिक्सचर है। अभी तो देख के आए हम, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि सॉल्यूशन जो है होमोजेनस मिक्सचर होता है, ये वही है, ये वही सच्चा सॉल्यूशन ही है ये। फिर उसके बाद है ये जो कोलोइड होते हैं ना, ये होते तो होमोजेनस मिक्सचर है, बट एक्चुअली जो है ये हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं। एक्चुअली हेटेरोजेनस मिक्सचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अलग अलग इसके जो कॉम्पोजिशन होते हैं ये दिख रहा होता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही दिख रहा होता नेकेड आई से, हल्का बहुत तो दिख रहा होता है, और जैसे माइक्रोस्कोप से तो देख ही सकते हैं, जूम करके तो देख ही सकते हैं। हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है सस्पेंशन, यानी कि इसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं, इसकी क्लियर कट बाउंड्रीज होती है। फिर उसके बाद नंबर 4 पे है कांट सेपरेट फिल्ट्रेशन, मतलब ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर करके सेपरेट नहीं कर सकते। सिंपल सी बात आप बताओ मेरे को, शुगर सॉल्यूशन में आपको देता हूं, शुगर सॉल्यूशन यानी चीनी पानी देता हूं,
तो चीनी पानी में से आप चीनी पानी को घोल रखा है तो चीनी और पानी अलग कर दोगे फिल्ट्रेशन करके, फिल्ट्रेशन यानी छान करके अलग कर दोगे, क्या बोल रहे हो, नहीं कर पाओगे। हाँ, तो फिल्ट्रेशन से हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही जो कोलोइडल है उसको भी हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन यानी छानना, सिर्फ छान करके अलग नहीं कर सकते कि भाई चाय छन्नी में रखा और नींबू पानी में से नींबू अलग पानी अलग, या फिर मान लो चीनी पानी है तो चीनी अलग पानी अलग, ऐसा नहीं होता है। जबकि सस्पेंशन में इसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लेंगे ना सैंड और वाटर, तो आप ना छानेंगे तो वाटर निकल जाएगा और छन्नी में जो रह जाएगा वो होगा सैंड, तो सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है वो अलग हो जाएगा। इस तरह से इसका एग्जांपल देखा जाए तो हम समझ पाएंगे आसानी से। ट्रू सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है, सिंपल सी बात है। अगर मैं चीनी पानी लूं एक ग्लास में शीशे के ग्लास में मैंने चीनी पानी लिया, तो चीनी पानी का जो घोल है उसके जो परे है, उसके परे अगर मैं देख पा रहा हूं तो मैं उस घोल को बोलूंगा, उस सॉल्यूशन को बोलूंगा ट्रांसपेरेंट, क्योंकि मैं उसके आर पार देख पा रहा हूं ना क्लियरली। अगर चीनी पानी मेरे पास है तो उसके आर पार, ग्लास के आर पार मैं देख पा रहा हूं। बट उसी ग्लास में अगर मैंने कोलोइडल लिया यानी कि दूध लिया तो मैं देख तो पाऊंगा लेकिन हल्का हल्का देख पाऊंगा, ठीक है। ब्लड लिया तो ब्लड भी अगर मैंने लिया तो मैं देख तो पाऊंगा लेकिन हल्का हल्का देख पाऊंगा, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसल्यूसेंट। कोलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं यानी कि पारभासी होते हैं। जबकि सस्पेंशन जो होता है ओपेक होता है, ओपेक इन द सेंस कि उसके आर पार देख ही नहीं सकते। आप मुझे खुद ही बताओ, एक ग्लास में मैंने पानी लिया और पानी में सैंड डाला, तो क्या मैं उसके आर पार देख पाऊंगा? क्या मैं सैंड के परे देख पाऊंगा? नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए वो ओपेक है। देन उसके बाद ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं स्टेबल होते हैं। अब ये स्टेबल क्या होता है? स्टेबल ये होता है कि वो जो है ऊपर ही रहता है, उसे कहते हैं स्टेबल। जबकि अनस्टेबल क्या होता है? जो कि ऊपर नहीं रहता, जो कि नीचे कीपिंग डाउन हो जाता है, ठीक है। मतलब सस्पेंशन भारी होता है, भारी होता है तो जो भी सारे पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, वो उड़ेंगे नहीं, इधर उधर नहीं जाएंगे। अगर कोई इधर उधर जा रहा है तो स्टेबल है, अगर नहीं जा रहा, अगर बैठा हुआ है तो अनस्टेबल। इस तरह से मान सकते हैं क्योंकि एनर्जी नहीं है ना, इसीलिए। तो शुगर इन वाटर ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल अब ये भी देख के आए हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल मिल्क और ब्लड आपको याद रखना है। सस्पेंशन का एग्जांपल सैंड इन वाटर आपको याद रखना है। तो ये सारा का सारा आपको याद रखना है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कोलोइड्स की। तो कोलोइड्स होते हैं 8 तरह के। गैस इन गैस जो है वो नहीं होता है, क्योंकि गैस इन गैस जो है वो इतना छोटा होता है कि उसको हम मिक्सचर या सॉल्यूशन बोलने लग जाते हैं। तो ये सिर्फ 8 तरह के होते हैं। इसमें 2 चीजें बेसिकली होती है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम। मीडियम क्या होता है? जिसमें चीज घुली हुई है। क्या ये सॉल्वेंट तो नहीं है जिसमें चीज घुली हुई है? हाँ, तो इसको सॉल्वेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एक एक करके इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो 8 टाइप्स के होते हैं कोलोइड्स, उसके एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो अगर मैं लिक्विड को देखो, डिस्पर्स मीडियम क्या है? मीडियम यानी कि ऐसे मान के चलो आप ग्लास में क्या रखा हुआ है, ऐसे मान के चलो ग्लास में क्या रखा हुआ है, तो ग्लास में जो रखा है उसको मीडियम बोला हमने, ठीक है। लिक्विड को अगर मैं गैस में डाल दूं, लिक्विड अगर गैस में डाल दूं तो उसको मैं एरोसोल बोलता हूं। इसका एग्जांपल फॉग और क्लाउड्स है। आपको ना एग्जांपल्स अच्छे से याद रखना है बस, और ये याद रखना है कि इस टाइप को कहते क्या है। तो लिक्विड जब गैस में आ जाता है उसे एरोसोल बोलते हैं। उसका एग्जांपल है फॉग और क्लाउड। आप ध्यान से देखो, जो पानी वगैरह होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है ना, कोहरा बोलते हैं जिसको हम, पानी जो है इकट्ठा हो जाता है गैस में, जो हमारे आसपास गैस होती है, तो उसे हम फॉग बोलते हैं। और पानी जब इकट्ठा होकर ऊपर चला जाता है तो उसे हम क्लाउड बोलते हैं, गैस में इकट्ठा हो जाता है। तो अगर मैं सॉलिड को गैस के अंदर डाल दूं तो मैं उसको एरोसोल बोलता हूं। जैसे स्मोक, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो गैस के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। डस्ट क्या है? सॉलिड, और वो गैस में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एरोसोल। और उसका एग्जांपल स्मोक है यानी धुआं। अगला है गैस इन लिक्विड। अगर गैस लिक्विड के अंदर जाएगा तो उसको हम फोम बोलेंगे, जैसे सेविंग क्रीम। सेविंग क्रीम के अंदर ना एक गैस डाली होती है और वो लिक्विड में गैस होती है, तो उसे हम कहते हैं फोम। वो उसका एग्जांपल सेविंग क्रीम है। अगर लिक्विड में है, ये आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है यही वाला। अगर लिक्विड में है, स्टार बना दिया इस पे मैंने क्योंकि याद रखना है, लिक्विड में है तो इसको हम बोलते हैं इमल्सन। इमल्सन का एग्जांपल है मिल्क, फेस क्रीम जो हम चेहरे पे क्रीम लगाते हैं वो, और इमल्सन पेंट। देखिए इमल्सन पेंट आएगा तब तो आप आसानी से बता देंगे, लेकिन मिल्क और फेस क्रीम आपको अलग से याद रखना है। देन उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड। अगर सॉलिड लिक्विड में है तो उसको हम कहते हैं सोल, जिसका एग्जांपल है कीचड़। यानी कि कुछ पत्थर वगैरह होते हैं वो पानी के अंदर जमा हो जाते हैं तो उसको हम कीचड़ बोलते हैं, मड बोलने लगते हैं। डाइजिन भी इसका एग्जांपल है। गैस अगर सॉलिड में हो, गैस इन सॉलिड, तो उसको हम फोम बोलते हैं।
जैसे फोम और रबड़ स्पंज इसका एग्जांपल है। तो स्पंज होता है जिससे हम किसी भी चीज को साफ करते हैं, उसमें वो सॉलिड होता है, उसके अंदर गैस होती है, तो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल हो गया वो। अगर लिक्विड सॉलिड के अंदर हो तो उसे जेल बोलेंगे। जैसे कोई चीज सॉलिड है, जैसे आपने टूथपेस्ट यूज करा होगा तो वो, और जेली जो होती है बेसिकली जेली जो है वो सॉलिड होती है बट उसके अंदर लिक्विड मिलाया हुआ होता है, तो उससे जेली और चीज इसका एग्जांपल है जो आपको याद रखना है। अगर सॉलिड के अंदर है तो ये सॉलिड सोल कहलाता है और इसका एग्जांपल जेमस्टोन और ग्लास है। जेमस्टोन मतलब जो हाथों में पहनते हैं ना, वो एक अलग, हाँ, जैसे रिंग पहनते हो तो रिंग में जो पत्थर लगी होती है ऊपर, उसे जेमस्टोन कहते हैं। जेमस्टोन और ग्लास इसका एग्जांपल है। अब जो सॉल्यूशन होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड। इसकी डेफिनेशन या इसका अंतर बताने के लिए एग्जाम में आ सकता है कि इसका डिफरेंस बताओ। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, देखो जब हम किसी चीज को, जैसे मान लो मैंने पानी लिया और पानी में मैं चीनी घोलता जा रहा हूँ बट एक लिमिट ऐसी आती है, एक टाइम ऐसा आता है जब चीनी घोलते हैं उसके बाद भी वो घुलता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा, मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा। तो टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद भी अगर मैं सोल्यूट को ऐड कर पा रहा हूं तो उसको मैं बोलूंगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। टेम्परेचर बढ़ा दिया उसके बाद भी सोल्यूट को ऐड कर पा रहा हूं तो मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलूंगा उसको। बट टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी आगे, अब कुछ टाइम बाद ऐसा होगा मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं पर मैं और चीनी को ऐड ही नहीं कर पाऊंगा, चाहे मैं टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लूं, तो उस वाली सॉल्यूशन को कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि मैंने टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बढ़ाता जा रहा हूं, उसके बाद भी मैं सोल्यूट को ऐड नहीं कर पा रहा हूं, तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। देन उसके बाद सोलिबिलिटी क्या होता है, सोलिबिलिटी की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है, किसका अमाउंट होता है, सोल्यूट का, कम वाली चीज का, मान लो चीनी का, तो चीनी का वह अमाउंट जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में किसी गिवन टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो सकता है। मान लीजिए मैंने बोला कि आप ना 2 ग्राम चीनी को 25 डिग्री सेल्सियस पे यानी रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व कर सकते हैं, तो 2 ग्राम जो है इसकी सोलिबिलिटी हो जाएगी। सोलिबिलिटी कैसे पता करते हैं, कोई टेम्परेचर दे रखा होगा, उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दे रखा होगा, उतना जितना सॉल्यूट डाला गया है उसको हम बोलेंगे सोलिबिलिटी, यानी कि घुलनशीलता। एक तरह से हम कह सकते हैं कि कितना घुल रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 2 तरह के होते हैं, इसके बेसिकली 2 फॉर्मूले होते हैं, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है बट वो आपकी क्लास में नहीं है। तो मास बाय मास परसेंटेज में हम ऊपर एक चीज हमें याद रखनी है कि ऊपर हम हमेशा सॉल्यूट लेते हैं और नीचे हमेशा सॉल्यूशन लेते हैं, ये चीज याद रखनी है। सॉल्यूशन ज्यादा है तो ज्यादा वाली चीज सॉल्यूशन नीचे रहेगी, सॉल्यूट जो है ऊपर रहता है हमेशा, नीचे सॉल्वेंट नहीं है, नीचे सॉल्यूशन है, ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सॉल्यूट का मास रखेंगे और मास बाय मास है ना, तो नीचे सॉल्यूशन का मास रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज बोला है इसलिए। मास बाय वॉल्यूम में क्या होगा, मास होगा सॉल्यूट का ऊपर और नीचे वॉल्यूम होगा किसका, सॉल्यूशन का, और मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज है इसलिए। चेंजेस जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ रखा है फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, जो रिवर्सिबल होता है, जिसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मार्कर अगर नीचे गिरा दिया, मान लीजिए मार्कर मैंने नीचे गिरा दिया, तो मैं अब इसको वापस भी उठा सकता हूँ। तो जब मैंने इस मार्कर को वापस भी उठा सकता हूँ, यानी ये जो है रिवर्सिबल है, यानी मैं दोबारा से बैक आ सकता हूँ उसी पोजीशन में। मेरे हाथ में ये मार्कर था, गिराने के बाद जब मैंने उठा लिया तब भी मेरे हाथ में आ गया, तो ये रिवर्सिबल है, यानी वो चीज वापस वैसी हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, मान लो आपने किसी चीज को उठाया, मान लीजिए इस मार्कर को उठाया, तो आप वापस नीचे भी तो रख सकते हो, उसी सेम कॉन्फ़िगरेशन में, उसी सेम चीज पोजीशन में, उसी स्थिति में उस चीज को अगर ला सकते हो तो उसको कहेंगे रिवर्सिबल, और ये होता है फिजिकल चेंज। और इसमें ना कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता। बताओ मैंने मार्कर जब नीचे गिराया तो कोई नया प्रोडक्ट बना नहीं। जो फिजिकल चेंज होता है उसमें स्टेट चेंज हो सकता है, जैसे कि अगर आइस की मेल्टिंग होगी तो उसकी जो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, उसकी जो स्टेट है, आइस की जो स्टेट है वो चेंज हो गई। अगला है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लकड़ी जलाई, तो लकड़ी जब मैंने जलाई तो जली हुई लकड़ी जो उसकी राख बची है, क्या मैं उससे दोबारा लकड़ी लेके आ सकता हूँ? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज इरिवर्सिबल, उसको बैक नहीं कर सकते। इसमें नया प्रोडक्ट बनता है और इसमें बेसिकली ना आप कैसे पता लगाएंगे, इसमें या तो गर्माहट पैदा होगी, हीट, या लाइट पैदा होगी, या साउंड पैदा होगी, या इलेक्ट्रिसिटी बिजली पैदा होगी, या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। प्रेसिपिटेट मतलब सफेद कलर का दूधिया पदार्थ, यानी दूधिया कोई चीज होगी, केमिकल्स बनेगा, उसे प्रेसिपिटेट बोला जाता है। इसका एग्जांपल है वुड बर्निंग, यानी लकड़ी को जलाना, इसका एग्जांपल है केमिकल चेंज का। अच्छा, अब आपको कमेंट में बताना है कि दही का जमना क्या है।
दही का जमना, दही का जमना क्या है? ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? कमेंट करके बताइए जल्दी से। अब बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो है सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है। अब ये एटम क्या होता है ये नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम, ठीक है ना। तो ये तीन तरह के होते हैं, मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स जो होते हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की इंटरमीडिएट यानी कि बीच की प्रॉपर्टीज रखते हैं। इसका एग्जांपल्स आपको याद रखना है, बोरोन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बीजीएस, बीजीएस, बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये तीनों एग्जांपल आपको मेटलॉइड के याद रखने हैं। अब देख लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है। तो जो मेटल में होगा उसका जस्ट ऑपोजिट नॉन मेटल्स में होगा। जैसे लस्ट्रस होता है, मेटल्स जो होते हैं लस्ट्रस यानी चमकदार होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई चमकदार चीज देख रहे हैं तो वो ज्यादातर वो चीज मेटल ही होती है, जबकि वो नॉन लस्ट्रस होता है। मेटल्स जो होते हैं मेलिएबल होते हैं, मेलिएबल लचीलापन उसके अंदर होता है, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर मेलिएबिलिटी नहीं होती। डक्टाइल होता है मेटल्स यानी कि तार बना सकते हैं इसका हम, जैसे कॉपर की तार बनती है यानी तांबे की तार, तो वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण बनती है, जबकि ये नॉन डक्टाइल है। ये सोनोरस होता है यानी कि इसमें से आवाज आ रही होती है। जैसे अगर मान लो आप लोहे पे उंगली मारोगे तो वहां से आवाज आएगी। बट आपको एक बात बताऊं, ये सारी प्रॉपर्टीज इसको फिक्स नहीं करती कि ये मेटल है नहीं है। ऐसा तो ये व्हाइट बोर्ड में से भी आवाज आ रही है, बट देखिए व्हाइट बोर्ड में भी आवाज आ रही है, बट ये मेटल है ही नहीं, ये तो नॉन मेटल है। तो ये कोई प्रॉपर्टीज इससे डिसाइड नहीं होता कि मेटल है नॉन मेटल है। एक्चुअल में हम ऊपर से सुपरफिशियली इसको हम कहते हैं, शुरुआत में ऐसे बोला जाता था। तो ये सोनोरस होता है जबकि ये नॉन सोनोरस होता है, इसमें से आवाज निकलती है। और ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, यानी जल्दी गर्म हो जाता है। तवा जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि वो मेटल का बना है, लोहे का बना है। इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से पास होने देता है। और ये बैड कंडक्टर होता है दोनों का ही। जबकि इसका एग्जाम्पल मेटल्स का एग्जाम्पल है गोल्ड और आयरन, सोना और लोहा। और जबकि नॉन मेटल्स का एग्जाम्पल है ऑक्सीजन और फास्फोरस। अब आपको दो काम करना है कमेंट बॉक्स में, दो काम करना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी से करिए। अगर आपने ये करा तो मैं मान जाऊंगा कि आपको ये चैप्टर एकदम अच्छे से आता है। और फिर इसके पीवाईक्यूज देखेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि तीन डिफरेंस लिखना है एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में, कोई से भी तीन डिफरेंस। अगर तीन नहीं लिख सकते तो कम से कम एक लिख दो, एक डिफरेंस। और मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस जो है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी कम से कम एक डिफरेंस मुझे लिख के दिखा दो, जो मेन डिफरेंस है वो लिख के दिखा दो मिक्सचर और कंपाउंड में। क्या करना है कमेंट बॉक्स में, एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस लिखना है और मिक्सचर और कंपाउंड में एक डिफरेंस लिखना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। पीवाईक्यू 2024 में इसके दो सवाल आ रखे हैं। पहला सवाल है विच इज केमिकल चेंज, इसमें से कौन सा है जो केमिकल चेंज है। तो हमें ये ऑप्शन चूज करना है। तो इसका आंसर पहले तो कमेंट कीजिए, बहुत आसान है। बर्निंग ऑफ वुड, हैमरिंग ऑन वुड, कटिंग ऑफ वुड, मेल्टिंग ऑफ एश, क्या इसका एग्जांपल है। तो कमेंट कीजिए इसका आंसर जल्दी से। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, पहले कह रहा हूं इसका आंसर आप ही कमेंट करके बताओगे और कमेंट में मैं इसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एग्जांपल है, अभी जस्ट हमने अभी पढ़ा है फिजिकल केमिकल चेंज में, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है क्लासिफाई करना है या तो मिक्सचर में या कंपाउंड में, कौन सा मिक्सचर है कौन सा कंपाउंड है। तो एक बात बताओ, आयरन Fe और सल्फर यानी S, तो ये रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड बनाएगा। इसमें दो चीजें हैं, आयरन भी है और सल्फर भी है, तो ये दोनों से मिलकर बना है। तो ये क्या है, ये है कंपाउंड, ये कंपाउंड है। जबकि साल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि नमक को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मिक्सचर के अंदर, क्योंकि वो सॉल्यूशन है ना, इसीलिए। तो ये मिक्सचर है। देखते हैं 2023 का क्वेश्चन, इसमें भी दो सवाल आए, ये भी एमसीक्यू ही है। इसका आंसर आपको, और इसका आंसर कमेंट कीजिए, वीडियो को रोक लो, ठीक है, और कमेंट करो आंसर जाकर के। अब देखो इसका आंसर क्या होगा। इन्होंने बोला है नोट एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज का एग्जांपल कौन सा नहीं है। तो यानी कि ये देखना पड़ेगा कि कौन सा फिजिकल चेंज है, तो वही तो पूछा जा रहा है। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट यानी कि फ्रूट का पकना, ये फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है, तो इसमें तो केमिकल चेंज हो रहा है। कोरोजन ऑफ आयरन, इसमें भी केमिकल चेंज हो रहा है। जो आयरन है उसके संपर्क में ऑक्सीजन आया तो फेरस ऑक्साइड बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड, अलग अलग मतलब कोई अलग ही केमिकल बन जा रहा है। तो वो कोरोजन ऑफ आयरन जो है वो केमिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट भी केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स आ गए जिसकी वजह से वो पक गया है फ्रूट। कटलिंग ऑफ मिल्क जो है में भी केमिकल चेंज हो रहा है। जबकि जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है यानी मोमबत्ती का जो पिघलना है वो
केमिकल चेंज नहीं है, वो फिजिकल चेंज है। तो सी इसका आंसर है। नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इसमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस नहीं है? तो बेकिंग सोडा ये भी प्योर है। जहां पे भी मिक्सचर लिखा होगा ना वो प्योर नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो मिक्सचर कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। बाकी ये सब जो है ये सब प्योर सब्सटेंस है, और जो भी चीज मिक्सचर होती है वो प्योर नहीं होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं, या अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो कल लाइव में आप 8 बजे आ सकते हैं, और यहाँ पे आप लाइव में आकर के वहां पे आप मेरे से लाइव वहां पे डाउट पूछ सकते हैं।